नमस्कार दोस्तों। आप लोग ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? अपने गांव या शहर के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। विवेक का घर बाहर से देखने में खुशहाल लगता था, लेकिन अंदर की हवा में दवाइयों की गंध और चिंता का भारीपन घुला हुआ था। कमला देवी उम्र 65 वर्ष, पिछले कुछ महीनों से बिस्तर पर थी। उनकी बीमारी कोई साधारण नहीं थी। उन्हें गंभीर टाइप 2 डायबिटीज़ थी। उनका शुगर लेवल अक्सर 400 के पार रहता था, जो किसी चलते फिरते इंसान के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं था। पिछले हफ्ते ही फैमिली डॉक्टर ने विवेक को केबिन में बुलाकर सख्त चेतावनी दी थी। विवेक, तुम्हारी माँ के शरीर के अंग अब जवाब दे रहे हैं। उनके पैरों में सुन्नापन आने लगा है। याद रखना, उनके लिए अब चीनी का एक दाना भी मिठास नहीं बल्कि सीधा जहर है। अगर उन्होंने परहेज नहीं किया तो गैंग्रीन हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है या वो कोमा में भी जा सकती है। विवेक अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता था। पिता के गुजरने के बाद माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वह अपनी माँ की जिंदगी में मिठास तो चाहता था, लेकिन बीमारी की वजह से लाचार था। उस शाम विवेक ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान के बजाय एक विजयी मुस्कान थी। उसने ट्रैफिक और शहर की भीड़ भाड़ के बीच 20 किलोमीटर दूर जाकर शहर के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर से कुछ खास खरीदा था। उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ विदेशी पैकिंग वाला डिब्बा था। वह सीधे माँ के कमरे में गया। कमला देवी बिस्तर पर टेक लगाए बैठी थी। चेहरे पर बीमारी की पीलापन था। विवेक ने उत्साह के साथ वो डिब्बा माँ की गोद में रखा। विवेक बोला, माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। यह अमेरिका वाली शुगर फ्री गोल्ड की गोलियाँ हैं। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा और डॉक्टर से भी पूछा। उन्होंने कहा है कि यह दुनिया की सबसे सुरक्षित चीज़ है। अब तुम्हें फीकी चाय पीकर मुंह नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम भी हम सबके साथ और सिमरन के साथ बैठकर मज़े से मीठी चाय पी सकती हो, बिना डरे। कमला देवी की बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। बात मिठास की नहीं थी, बात बेटे के उस प्यार की थी जो इतनी भाग दौड़ करके उनके लिए यह लाया था। तभी किचन से कांच के गिलास खनकने की आवाज़ आई। सिमरन पानी की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। सिमरन दिखने में सुंदर थी, लेकिन पिछले 2 साल से सास की बीमारी और सेवा ने उसके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन भर दिया था। वह मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी ऊब और थकान थी। उसने विवेक के हाथ में वो महंगा डिब्बा देखा और माथे पर सिकन आ गई। सिमरन व्यंग्यमयी मुस्कान के साथ, अरे विवेक, आप भी ना फिर ले आए दवाइयों का नया जखीरा। मैं हूँ ना माँ जी का ख्याल रखने के लिए। मैं बना तो देती हूँ इनके लिए फीकी चाय। आप बेकार में इतना महंगा सामान लाते हैं। पिछले महीने वो डायबिटीज आटा लाए थे, वो भी इतना महंगा था। घर का बजट बिगड़ रहा है और माँ जी को तो वैसे भी सादा खाना ही चाहिए। कमला देवी ने बहू की बात सुनी तो उनका दिल थोड़ा दुखा। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, फीकी चाय अब गले से नीचे नहीं उतरती, कड़वी लगती है। विवेक मेरा बेटा है, उसे पता है उसकी माँ को क्या पसंद है। तू चिंता मत कर, मेरे जाने के बाद सब पैसा तेरा ही तो है। सिमरन को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। विवेक ने सिमरन के कंधे पर हाथ रखा। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि सिमरन उसकी माँ की सेवा दिल से करती है। विवेक ने वो शुगर फ्री का भारी डिब्बा सिमरन के हाथों में थमा दिया। सिमरन प्लीज़ यार, पैसों की चिंता मत करो। माँ की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। यह डिब्बा तुम संभाल कर अपने पास रखो, यह बहुत कीमती है। आज से माँ की चाय, दूध या अगर कभी उनका खीर खाने का मन करे तो चीनी की जगह सिर्फ और सिर्फ यही डालना। एक गोली में 1 चम्मच चीनी जितनी मिठास है, पर नुकसान 0 है।
अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। सिमरन ने वो डिब्बा थाम लिया। डिब्बा भारी था, लेकिन सिमरन को वो डिब्बा विवेक के प्यार का नहीं बल्कि अपनी गुलामी की बेड़ियों का प्रतीक लगा। सिमरन मन ही मन, 0 नुकसान। नुकसान तो मेरा हो रहा है। मेरी जवानी, मेरा वक्त, मेरे पति का पैसा सब इस बुढ़िया की बीमारी में फूंक रहा है। इनको मरने का भी डर है और जीभ का चटोरापन भी नहीं जाता। खुद तो बिस्तर पर पड़ी हुक्म चलाती है और मैं दिन भर इनके लिए अलग खाना बनाऊं, अलग चाय बनाऊं। मेरी तो जिंदगी ही नर्स बनकर रह गई है। ऊपर से उसने मीठी आवाज में कहा, जी आप बेफिक्र रहिए, मैं ख्याल रखूंगी। रात के 12 बज चुके थे। विवेक गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन सिमरन की आंखों से नींद गायब थी। वह अपने बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने चेहरे को निहार रही थी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे आने लगे थे। उसे लगा कि सास की सेवा करते करते वह वक्त से पहले बूढ़ी हो रही है। उसने सोचा, यह बुढ़िया अभी 65 की है। जिस हिसाब से विवेक इसका ख्याल रखता है, यह तो 10-15 साल और नहीं मरने वाली। तब तक क्या मैं ऐसे ही घूट घूट कर जीऊँगी? मुझे भी तो आज़ादी चाहिए, सास की सेवा से, उनकी बीमारियों की बदबू से और उस घर की कैद से जो उनके जिंदा रहते कभी मेरा नहीं हो पाएगा। तभी उसे प्यास लगी। वह उठकर किचन में गई। किचन में सन्नाटा था। सिमरन ने पानी पिया। उसकी नज़र स्लेब पर रखे 2 डिब्बों पर पड़ी। एक तरफ विवेक का लाया हुआ वह महंगा इम्पोर्टेंट शुगर फ्री का डिब्बा रखा था और ठीक उसके बगल में घर का साधारण चीनी का डिब्बा रखा था। सिमरन की नज़रें उन दोनों डिब्बों पर टिक गई। अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। एक बेहद खौफनाक और शैतानी ख्याल ने जन्म लिया। उसने शुगर फ्री का डिब्बा उठाया। उस पर लिखा था, दिखता चीनी जैसा, स्वाद चीनी जैसा, पर सुरक्षित। सिमरन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। सिमरन फुसफुसाते हुए, दिखता चीनी जैसा है ना? तो अगर मैं इसमें असली चीनी भर दूं तो किसे पता चलेगा? गोलियां तो गोलियां होती है। डॉक्टर ने कहा था ना, चीनी इनके लिए जहर है। तो ठीक है, अगर इन्हें मिठास का इतना ही शौक है तो मैं इन्हें मिठास ही दूंगी। इतनी मिठास कि इनका खून ही चाशनी बन जाए। उस रात किचन के अंधेरे में सिमरन ने फैसला कर लिया था। वह विवेक के भरोसे और सास की बीमारी का फ़ायदा उठाकर एक ऐसा खेल खेलने वाली थी जिसका कोई गवाह नहीं होने वाला था। वह अब बहू नहीं, एक मीठी कातिल बनने जा रही थी। रात के 2 बजे घर का मॉडर्न किचन घड़ी की टीक टीक के अलावा पूरे घर में गहरा सन्नाटा था। विवेक दिन भर की थकान के बाद बेडरूम में गहरी नींद सो रहा था। उसकी सांसों की लयबंद आवाज़ आ रही थी, लेकिन सिमरन की आंखें खुली थी। वह छत को घूर रही थी। उसके दिमाग में आज शाम की वो घटना घूम रही थी। विवेक का वो महंगा डिब्बा लाना, सास का खुश होना और सिमरन का खुद को उपेक्षित महसूस करना। सिमरन ने धीरे से रजाई हटाई। उसने विवेक की तरफ देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह जाग न जाए। फिर वह बिस्तर से उतरी और नंगे पैर दबे पांव कमरे से बाहर निकली। हॉल में अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की एक लकीर फर्श पर पड़ रही थी। सिमरन परछाई की तरह किचन में दाखिल हुई। किचन में फ्रिज की धीमी आवाज़ आ रही थी। सिमरन ने लाइट नहीं जलाई, बस अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसे स्लैब पर उल्टा रख दिया, जिससे एक मध्यम रोशनी फैल गई। उसने विवेक का लाया हुआ वह इम्पोर्टेंट शुगर फ्री गोल्ड का डिब्बा उठाया, सील पैक डिब्बा। सिमरन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई दुश्मन हो। 3000 रुपये का डिब्बा।
सिर्फ इसीलिए ताकि बुढ़िया मीठी चाय पी सके। सिमरन ने डिब्बे की सील तोड़ी, ढक्कन खोला। अंदर सैकड़ों छोटी छोटी सफ़ेद गोलियां मोतियों की तरह चमक रही थी। यह विज्ञान का चमत्कार थी। मिठास तो थी पर शुगर नहीं। यह कमला देवी की सुरक्षा कवच थी। सिमरन के होठों पर एक क्रूर और कड़वी मुस्कान तैर गई। वह सिंक के पास गई। उसने डिब्बे को उल्टा किया और हिलाया। सारी महंगी गोलियां सिंक में गिर गई। सफ़ेद गोलियों का ढेर लग गया। सिमरन ने पानी का नल पूरा खोल दिया। तेज धार पानी के साथ वो सारी सुरक्षा बहने लगी। गोलियां घुलने लगी, झाग बनने लगा और देखते ही देखते विवेक का प्यार और कमला देवी की उम्मीद नाली के काले पानी में बह गई। सिमरन ने खाली डिब्बे को कपड़ों से पोंछा और स्लैब पर रख दिया। सिमरन फुसफुसाते हुए, चलो पहला काम तो हो गया, अब बारी है असली मसाले की। अब सिमरन ने अपना दूसरा काम शुरू किया। यह उसने पहले से सोच रखा था। उसने किचन के कैबिनेट से शुद्ध चीनी का बड़ा जार निकाला। उसने एक भारी तले का बर्तन गैस पर चढ़ाया और आवाज़ ना हो इसीलिए लाइटर की जगह माचिस से बर्नर जलाया। बिल्कुल धीमी आंच पर उसने बर्तन में ढेर सारी चीनी डाली और थोड़ा सा पानी। धीरे धीरे चीनी पिघलने लगी। किचन में कैरेमल की भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी, जिसे छिपाने के लिए सिमरन ने एग्जॉस्ट फैन चला दिया। जब चीनी की गाढ़ी चिपचिपी चाशनी तैयार हो गई तो सिमरन ने उसमें बाजार से मंगवाया हुआ सैकरीन पाउडर मिला दिया। सैकरीन चीनी से 3 गुना मीठा होता है, लेकिन सस्ता होता है। उसने इस मिश्रण को एक प्लेट में निकाला और ठंडा होने दिया। जब वह मिश्रण आधा जम गया तो सिमरन ने बड़ी कारीगरी से अपनी हथेलियों के बीच उसे रगड़कर छोटी छोटी गोलियां बनानी शुरू की, जिन्हें उसने उस चाशनी में डुबोकर और मीठा कर दिया था। आधे घंटे की मेहनत के बाद उसके सामने सैकड़ों सफ़ेद गोलियां तैयार थी। यह दिखने में बिल्कुल शुगर फ्री जैसी थी। आकार वही था, रंग वही था, लेकिन फितरत अलग थी। वो जीवन देने वाली थी, यह मौत देने वाली थी। डिब्बे में मौत की पैकिंग। सिमरन ने उन 100% शुद्ध चीनी और सैकरीन की गोलियों को विवेक के उस खाली गोल्ड डिब्बे में भर दिया। डिब्बा फिर से भर गया। उसने ढक्कन लगाया और उसे हिलाकर देखा। आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी। अब इस डिब्बे में जो था वह कमला देवी के लिए स्लो पॉइजन था। हर एक गोली उनके खून में शुगर के स्तर को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाने वाली थी। सिमरन ने किचन साफ किया, चीनी के दाने पोंछे। वह वापस बेडरूम की तरफ मुड़ी, लेकिन एक पल के लिए रुकी। क्या उसे गिल्ट महसूस हो रहा था? नहीं, उसे सुकून महसूस हो रहा था। उसने मन ही मन अपने अंतरात्मा को जवाब दिया, मैं कोई कातिल नहीं हूँ। विवेक क्या कहता है कि माँ को मीठा बहुत पसंद है, तो मैं बस एक अच्छी बहू का फर्ज निभा रही हूँ। मैं उन्हें वही दे रही हूँ जो उन्हें पसंद है, असली मीठा। उसकी सोच और गहरी और काली हो गई। डॉक्टर ने कहा था ना कि चीनी इनके लिए जहर है, तो अगर ये मरेंगी तो अपनी बीमारी से मरेंगी, डायबिटीज से मरेंगी। इसमें मेरा क्या कसूर? ना कोई पुलिस आएगी, ना कोई पोस्टमास्टम होगा। दुनिया यही कहेगी, बेचारी बुढ़िया की शुगर बढ़ गई थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। और विवेक, वो तो यही सोचेगा कि उसने माँ के लिए बेस्ट किया। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सिमरन वापस बेडरूम में आई। विवेक ने करवट बदली और नींद में ही सिमरन के ऊपर हाथ रख दिया। सिमरन ने विवेक के हाथ को हटाया नहीं, वह मुस्कुराई। उसे लगा कि आज रात उसने अपनी आज़ादी की नींव रख दी है। उसने रजाई ओढ़ी और सो गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस डिब्बे को वह हथियार समझ रही थी,
वह असल में एक ऐसा जाल है जिसमें अंत में चींटियां उसे ही फंसाने वाली है। अगली सुबह से मीठा खेल शुरू हुआ। सिमरन ने सुबह की चाय बनाई। उसने कमला देवी के कप में उसी डिब्बे से 2 गोलियां डाली। कमला देवी ने चाय की चुस्की ली। कमला देवी, अरे वाह बहू, आज की चाय तो बड़ी स्वाद बनी है। विवेक सही कह रहा था, यह वाली गोली तो बिल्कुल असली चीनी जैसी मीठी है। सिमरन ने अपनी हंसी छिपाई। हाँ माँ जी, यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप मज़े से पीजिए और लीजिए, मैंने आपके लिए गाजर का हलवा भी बनाया है, इसे शुगर फ्री से। कमला देवी जो महीनों से मीठे के लिए तरस रही थी, उन्होंने बड़े चाव से हलवा खाया। वह विवेक को दुआएं दे रही थी, लेकिन असल में वह मौत खा रही थी। दिन बीते, हफ्ते बीते, कमला देवी की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें हर 15 मिनट में प्यास लगती और बाथरूम जाना पड़ता। गला सूख कर कांटा हो जाता। वह दिन भर सोफे पर पड़ी रहती। शरीर में जान ही नहीं बची थी। उन्हें टीवी देखना बंद करना पड़ा, क्योंकि आंखों के आगे जाले आने लगे थे। जब विवेक पूछता, माँ तुम इतनी थकी हुई क्यों लगती हो, तो सिमरन तुरंत बोल पड़ती, अरे उम्र का तकाजा है, वैसे भी दिन भर सोती रहती हैं, इसीलिए शरीर अकड़ गया होगा। सिमरन ने विवेक को डॉक्टर के पास जाने से यह कहकर रोक दिया कि अभी पिछले महीने ही तो चेकअप हुआ था। बार बार डॉक्टर के पास जाकर उन्हें डराओ मत। उनकी ज़िंदगी में भयानक मोड़ तब आया जब एक दिन कमला देवी के पैर के अंगूठे में एक छोटी सी फांस लग गई। सामान्य इंसान का घाव 2 दिनों में भर जाता है, लेकिन कमला देवी के खून में तो चीनी का सैलाब दौड़ रहा था। 2 दिन बाद वह घाव भरा नहीं, बल्कि काला पड़ने लगा। उसमें से मवाद निकलने लगा, बदबू आने लगी। विवेक ने जब माँ का पैर देखा तो वह घबरा गया। सिमरन, यह क्या है? माँ का पैर तो सड़ रहा है, यह गैंग्रीन जैसा लग रहा है। सिमरन ने चेहरे पर झूठी चिंता का मुखौटा पहना। हाय राम, मैंने तो देखा ही नहीं। विवेक, मैं क्या बताऊं, माँ जी मानते ही नहीं है। मैं उन्हें कितना रोकती हूँ, पर वो छुप छुप कर किचन से चीनी फाँकती है। परसों रात को भी मैंने उन्हें लड्डू खाते देखा था। अब बुजुर्ग है, मैं हाथ पकड़ कर तो रोक नहीं सकती ना। कमला देवी दर्द से कराह रही थी। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो वही खाती हूँ जो बहू देती है। विवेक गुस्से में, माँ झूठ मत बोलो। सिमरन, क्यों झूठ बोलेगी? देखो अपने पैर की हालत। डॉक्टर ने कहा था पैर काटना पड़ सकता है, आपको अपनी जान की परवाह नहीं है। सिमरन पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने माँ और बेटे के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी थी। विवेक को लगा कि माँ अपनी गलती छिपा रही है, जबकि असलियत यह थी कि सिमरन रोज उस शुगर फ्री के नाम पर उन्हें जहर दे रही थी। रात के 2:45 बजे उस रात हवा में एक अजीब सी मनहूसियत थी। विवेक गहरी नींद में था, लेकिन अचानक बगल के कमरे से एक भारी चीज के गिरने की आवाज़ आई। विवेक हड़बड़ा कर उठा। उसने सिमरन को देखा, जो अभी भी सो रही थी। विवेक नंगे पैर माँ के कमरे की तरफ भागा। जैसे ही उसने लाइट जलाई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला देवी बिस्तर से नीचे फर्श पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर में अजीब सी ऐंठन हो रही थी। विवेक चीखते हुए, माँ, माँ। विवेक ने उन्हें सीधा किया। उनका शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था, लेकिन माथा पसीने से लथपथ था। सांसें इतनी धीमी थी कि महसूस भी नहीं हो रही थी। सिमरन भी उठकर आ गई। दरवाजे पर खड़े होकर उसने जम्हाई ली। सिमरन नींद में, क्या हुआ विवेक? शायद बीपी लो हो गया होगा, पानी पिला दो। विवेक गुस्से में चिल्लाया, सिमरन, बीपी नहीं, इनकी नब्ज डूब रही है। एम्बुलेंस को फ़ोन करो जल्दी। 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस की नीली बत्ती घर के बाहर चमकने लगी।
विवेक माँ का हाथ पकड़े एम्बुलेंस में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बार बार कह रहा था, माँ हिम्मत मत हारना, हम अस्पताल पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ सिमरन एम्बुलेंस के कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता का बनावटी भाव था, लेकिन उसकी उंगलियां अपने फ़ोन पर चल रही थी। वह अपने भाई को मैसेज कर रही थी, बुढ़िया आज शायद निपट जाएगी, अस्पताल जा रहे हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार रखना। विवेक की माँ मौत से लड़ रही थी और सिमरन भविष्य के सौदे कर रही थी। सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर लाल बत्ती जल रही थी, जो विवेक के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। अस्पताल के कॉरिडोर में फिनाइल और दवाइयों की तीखी गंध थी। विवेक बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसकी शर्ट पसीने से गीली थी। सिमरन बेंच पर बैठी थी, अभी भी फ़ोन में बिजी। विवेक उसके पास गया। सिमरन, फ़ोन छोड़ो, माँ अगर ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम्हें फ़ोन की पड़ी है। सिमरन बहाना बनाते हुए, अरे मैं तो ऑनलाइन दुआ मांग रही थी और मम्मी को खबर दे रही थी। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर भार्गव बाहर निकले। वे शहर के माने हुए डायबिटोलॉजिस्ट थे और कमला देवी का इलाज पिछले 5 साल से कर रहे थे। आमतौर पर शांत रहने वाले डॉक्टर भार्गव का चेहरा आज गुस्से से तमतमाया हुआ था। उन्होंने मास्क उतारकर कूड़ेदान में फेंका और सीधे विवेक की तरफ लपके। डॉक्टर ने विवेक के पास जाकर बिना किसी भूमिका के लगभग उसे कॉलर से पकड़ने वाले अंदाज में डांटा। उनकी आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। डॉक्टर भार्गव, मिस्टर विवेक, मुझे सच सच बताइए, आप अपनी माँ के सगे बेटे हैं या उनके सबसे बड़े दुश्मन? विवेक सन्न रह गया। सिमरन ने भी फ़ोन नीचे कर लिया। विवेक कांपती आवाज़ में, डॉक्टर साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो माँ के लिए जान दे सकता हूँ। डॉक्टर कड़वाहट से, जान दे नहीं रहे, जान ले रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है उनकी रिपोर्ट क्या कह रही है? इनका रैंडम ब्लड शुगर 600 के पार है। मशीन भी रीडिंग नहीं दे पा रही, हाई दिखा रही है। और इनका HbA1c लेवल 3 महीने का औसत 14.5 आया है। एक आम डायबिटीज मरीज का 7 या 8 होता है। 14 का मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि इनके खून में ग्लूकोज नहीं, गाढ़ी चाशनी दौड़ रही है। डॉक्टर ने रिपोर्ट विवेक के सीने पर मारी। ऐसा लग रहा है कि यह पिछले 2-3 महीनों से खाना नहीं खा रही है, बल्कि चम्मच भर भर के शुद्ध चीनी फाँक रही है। इनके शरीर का हर रंग शुगर में गल चुका है। किडनी क्रिएटिनिन बढ़ गया है, किडनी फेल होने की कगार पर है। कीटोन्स बन रहे हैं। यह डायबिटीज कोमा है। और वो पैर जिसे तुम मामूली घाव समझ रहे थे, वो गैंग्रीन बन चुका है। इन्फेक्शन मांस को गलाकर हड्डी तक पहुंच गया है। बदबू आ रही है उस पैर से। शायद हमें उनकी जान बचाने के लिए उनका घुटना नीचे से काटना पड़े। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे छत उसके सिर पर गिर गई हो। पैर काटना पड़ेगा, किडनी फेल, चीनी। विवेक गिड़गिड़ाते हुए, लेकिन डॉक्टर, यह नामुमकिन है। भगवान की कसम, हम घर में चीनी का एक दाना भी इस्तेमाल नहीं करते। मैं खुद अपनी हाथों से अमेरिका वाली इम्पोर्टेंट शुगर फ्री गोलियां लाता हूँ। माँ सिर्फ वही खाती है। सिमरन गवाह है, यह दिन रात उनका ख्याल रखती है। विवेक ने उम्मीद से सिमरन की तरफ देखा। सिमरन ने अपनी नज़रें झुका ली और आंचल से झूठे आंसू पोंछने का नाटक किया। डॉक्टर ने विवेक की बात सुनकर एक कड़वी हंसी हंसी। मिस्टर विवेक, बकवास बंद करो। विज्ञान झूठ नहीं बोलता। शुगर फ्री से शुगर लेवल 600 नहीं होता। अगर वो पूरा डिब्बा भी एक बार में खा ले तो भी शुगर नहीं बढ़ेगी। 2 ही बातें हो सकती है, या तो तुम्हारी माँ का दिमाग फिर गया है
और वो किचन में छुपकर बोरियों से चीनी खा रही है, या फिर तुम लोग उन्हें धोखे से जानबूझकर मार रहे हो। डॉक्टर ने अपनी उंगली उठाई चेतावनी के तौर पर। अभी मैंने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। अगले 24 घंटे बहुत नाजुक है। दुआ करो कि वो कोमा से बाहर आ जाए, और अगर वो बच गई तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँगा, क्योंकि यह लापरवाही नहीं, यह हत्या की कोशिश लग रही है। डॉक्टर गुस्से में पैर पटकते हुए वापस आईसीयू में चले गए। विवेक सुन्न होकर लोहे के बेंच पर धम से बैठ गया। उसके कानों में डॉक्टर के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। शुगर फ्री से शुगर नहीं बढ़ती, यह शुद्ध चीनी खा रही हैं। विवेक ने अपने हाथों में सिर छिपा लिया। वह पागलों की तरह सोचने लगा, माँ तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, तो वो चीनी कैसे खाएंगी? मैं डिब्बा लाता हूँ, सिमरन उन्हें देती है। सिमरन। विवेक ने धीरे से सिर उठाया और सिमरन की तरफ देखा। सिमरन अभी भी शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर डर तो था, लेकिन वो डर सार्स के मरने का नहीं, बल्कि पकड़े जाने का लग रहा था। विवेक के दिमाग में पहली बार एक खौफनाक सवाल आया, कहीं वो डिब्बा? रात के 3:30 बजे विवेक अस्पताल से घर लौटा था। उसे माँ के पिछले चेकअप की फाइलें और कुछ कपड़े लेने थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी आईसीयू के उस बिस्तर पर अटका था, जहाँ उसकी माँ वेंटिलेटर की बीप बीप आवाज़ के बीच सांसें गिन रही थी। घर का मुख्य दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। वही घर जो कभी माँ की आवाज़ से गूंजता था, आज किसी कब्रगाह जैसा लग रहा था। विवेक का गला सूख रहा था। तनाव और रोने की वजह से उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। वह फाइलें ढूंढने से पहले सीधे किचन की तरफ मुड़ा। किचन में अंधेरा था। विवेक ने लाइट नहीं जलाई, बस फ्रिज की रोशनी और खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट के सहारे पानी की बोतल निकाली। पानी पीते हुए उसकी नज़रें अनमने ढंग से किचन स्लैब पर घूमने लगी। तभी उसकी नज़र एक कोने में रखे उस गोल्डन डिब्बे पर जाकर अटक गई। वही इम्पोर्टेंट शुगर फ्री का डिब्बा जो वह बड़े प्यार से लाया था। सिमरन शायद जल्दबाजी में एम्बुलेंस के पीछे भागते वक्त उस डिब्बे का ढक्कन खुला छोड़ गई थी। विवेक ने गौर से देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस सुनहरे डिब्बे के चारों तरफ एक काली चलती फिरती लकीर बनी हुई थी। वह लकीर हजारों काली चींटियों की थी। चींटियों की एक लंबी कतार दीवार से उतरकर स्लैब पर चलकर सीधे उस डिब्बे के खुले मुंह के अंदर जा रही थी। और डिब्बे के अंदर का नज़ारा तो और भी खौफनाक था। सफ़ेद गोलियां चींटियों के झुंड से ढकी हुई थी। चींटियां उन गोलियों से ऐसे चिपकी थी जैसे चुंबक लोहे से चिपकता है। विवेक के कदम वहीं जम गए। विवेक साइंस का स्टूडेंट रहा था। उसके दिमाग में 10वीं कक्षा का एक साधारण सा नियम बिजली की तरह कौंध गया। चींटियां सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और सुक्रोज की तरफ आकर्षित होती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के कैलोरीज या ग्लूकोज नहीं होता, इसीलिए चींटियां कभी भी शुगर फ्री गोलियों को नहीं खाती। विवेक का पूरा शरीर कांपने लगा। पसीने की बूंदें उसके माथे पर आ गई। अगर यह असली शुगर फ्री है तो इस पर हजारों चींटियां क्या कर रही है? चींटियां प्लास्टिक या केमिकल नहीं खाती, वो चीनी खाती है। विवेक ने कांपते हाथों से उस डिब्बे को उठाया। चींटियां उसके हाथ पर चढ़ने लगी, लेकिन उसे महसूस भी नहीं हुआ। उसने डिब्बे को झाड़ा और एक गोली बाहर निकाली। यह गोली दिखने में तो वैसी ही थी, लेकिन इसकी सतह खुरखुरी थी, चिकनी नहीं। विवेक ने डरते डरते उस गोली को अपनी जीभ पर रखा। असली शुगर फ्री की गोली मुंह में जाते ही घुल जाती है और एक हल्की ठंडी मिठास देती है, लेकिन यह गोली, यह नहीं घुली। विवेक ने इसे दांतों के बीच दबाया।
एक कड़क आवाज़ आई, जैसे हम किसी मिश्री या सख्त टॉफ़ी को चबाते हैं और फिर उसका पूरा मुंह एक गाढ़ी, चिपचिपी और बेहद तेज मिठास से भर गया। यह सेक्रीन नहीं थी, यह स्टीविया नहीं थी, यह 100% शुद्ध चाशनी की जमी हुई गोली थी। विवेक को उबकाई आने लगी। उसने बेसिन में थूक दिया। यह गोली नहीं, कंसंट्रेटेड शुगर थी, यानी यह गोली में सामान्य चीनी से 4 गुना ज़्यादा शुगर। विवेक किचन के फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके दिमाग में पिछले 3 महीनों की फिल्म चलने लगी। हर चीज़ का मतलब अब साफ हो रहा था। सिमरन का वो डिब्बा छीनना, विवेक यह मैं संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो, ताकि विवेक कभी चेक ना कर सके। माँ का कहना, अरे आज की चाय तो बड़ी स्वाद है, क्योंकि असली चीनी का स्वाद शुगर फ्री से बेहतर होता है। सिमरन का झूठ, माँ जी छुप छुप कर चीनी फाँकती है, ताकि जब रिपोर्ट खराब आए तो इल्ज़ाम माँ पर लगे। डॉक्टर का चिल्लाना, इनके खून में चीनी नहीं, चाशनी दौड़ रही है। विवेक ने दीवार पर सिर मारा। विवेक चीखते हुए, नहीं नहीं सिमरन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसे समझ आ गया कि जिस पत्नी को उसने अपने घर की लक्ष्मी समझा था, वह असल में एक मीठी कातिल थी। सिमरन ने सिर्फ माँ को नहीं मारा था, उसने विवेक के विश्वास का, उसके प्यार का और पवित्र रिश्तों का कत्ल किया था। वह माँ को बीमारी से नहीं, बल्कि बीमारी का नाटक करके मार रही थी। विवेक खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। उनकी जगह अब एक ऐसी आग ने ले ली थी जो सब कुछ जला देने वाली थी। उसने उस चींटियों वाले डिब्बे को कस कर पकड़ा। यही उसका सबूत था, यही उसकी गवाही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, सिमरन, तूने मेरी माँ को मीठा जहर दिया ना, अब इस जहर का स्वाद तुझे चखना होगा। सुबह के 4:30 बजे विवेक ने अस्पताल वापस जाने के बजाय वहीं खड़े खड़े सिमरन को फ़ोन लगाया। उसकी आवाज़ एकदम सपाट और ठंडी थी। सिमरन, तुरंत घर आओ, माँ की कुछ पुरानी रिपोर्ट्स नहीं मिल रही है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सिमरन को लगा शायद विवेक परेशान है और उसे सहारे की ज़रूरत है। उसने मन ही मन सोचा, बढ़िया है, अब मैं उसे संभालूंगी तो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन लेना और आसान हो जाएगा। वह तुरंत टैक्सी लेकर घर के लिए निकल पड़ी। इधर विवेक किचन में एक मशीन की तरह काम कर रहा था। उसने कढ़ाई में घी डाला और सूजी भूनी। खुशबू पूरे घर में फैल गई। वही खुशबू जो कभी खुशियों का प्रतीक थी, आज बदले की गंध ले रही थी। फिर उसने उस चींटियों वाले डिब्बे से मुट्ठी भर गोलियां निकाली। उसने उन गोलियों को इमाम दस्ते में क्रश किया। हर चोट के साथ विवेक अपने उस अंधे प्यार को मार रहा था जो उसने सिमरन से किया था। उसने वो सारा सफ़ेद मीठा पाउडर हलवे में डाल दिया। हलवा तैयार था, बिल्कुल वैसा जैसा सिमरन रोज़ माँ को खिलाती थी। आधे घंटे बाद डोर बेल बजी। विवेक ने दरवाज़ा खोला। सिमरन अंदर आई। उसके बाल जानबूझकर बिखरे हुए थे और आंखों में ग्लिसरीन वाले आंसुओं की नमी थी। सिमरन घबराते हुए, अरे विवेक, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? मेरा दिल वहाँ आईसीयू के बाहर ही लगा हुआ है। माँ जी ठीक तो है ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है विवेक, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सिमरन ने रोते हुए विवेक के गले लगने की कोशिश की, लेकिन विवेक पीछे हट गया। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो सिमरन ने हमेशा देखी थी। विवेक ने हाथ के इशारे से सोफे की तरफ बताया। विवेक, बैठो सिमरन। सिमरन ठिठक गई। विवेक का यह रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह चुपचाप सोफे पर बैठ गई। विवेक किचन से एक ट्रे लेकर आया। ट्रे में एक प्लेट थी और प्लेट में गर्मा गर्म सूजी का हलवा था।
विवेक ने प्लेट सिमरन के ठीक सामने रखी और चम्मच उसमें गाड़ दिया। सिमरन हैरानी से, हलवा? विवेक, आप पागल हो गए हैं? माँ वहाँ मर रही है और आप यहाँ हलवा खा रहे हैं। विवेक सोफे की दूसरी तरफ बैठा और सिमरन की आंखों में सीधे झांका। विवेक बेहद शांत लेकिन डरावनी आवाज़ में, सिमरन, तुम थक गई होगी। माँ की इतनी सेवा जो की है, यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। उसी शुगर फ्री से बनाया है जो मैं अमेरिका से लाया था और जिसमें तुम रोज़ माँ को चाय और खीर देती थी। बहुत स्पेशल है यह, खाओ। सिमरन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके गले में थूक अटक गया। उसे पता था उस डिब्बे में क्या है। उसे पता था कि वो शुगर फ्री नहीं, कंसंट्रेट चीनी और सैकरीन है। सिमरन हकलाते हुए, नहीं विवेक, मेरा मन नहीं है, मुझे उबकाई आ रही है। विवेक, अरे ऐसे कैसे? माँ तो इसे बहुत चाव से खाती थी। तुम कहती थी ना कि यह बहुत सुरक्षित है, तो तुम्हें क्या डर? खाओ। सिमरन ने प्लेट पीछे खिसका दी। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। विवेक का सब्र टूट गया। उसने झटके से चम्मच उठाया, उसमें हलवा भरा और सिमरन के मुंह के पास ले गया। उसकी आवाज़ अब शांत नहीं थी। वह शेर की तरह दहाड़ा, खा इसे। मुझे देखना है कि जिस मिठास ने मेरी माँ को आईसीयू में पहुँचाया उसका स्वाद कैसा है। खाती है या अभी पुलिस को बुलाऊं? सिमरन थर थर काँपने लगी। वह सोफे के कोने में दुबक गई। सिमरन रोते हुए, विवेक, पागल मत बनो, यह क्या बदतमीजी है। विवेक ने हलवे से भरा चम्मच टेबल पर फेंका और अपनी जेब से वह सबूत निकाला। उसने वह चींटियों वाला डिब्बा टेबल पर पूरी ताकत से पटका। ढक्कन खुल गया और काली चींटियां बाहर निकलकर टेबल पर रेंगने लगी। विवेक चीखते हुए, देख इसे, पहचानती है? यह है तेरी सच्चाई। चींटियां झूठ नहीं बोलती सिमरन। चींटियां कभी शुगर फ्री पर नहीं लगती, वो सिर्फ असली चीनी पर लगती है। तूने मेरी माँ को दवा नहीं, मीठा जहर दिया है। सिमरन का सच उसके सामने नंगा हो चुका था। अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं था। वह विवेक के पैरों में गिर पड़ी। सिमरन बोली, विवेक, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं बस आज़ादी चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। विवेक ने उसे झटके से दूर कर दिया। उसे घिन आ रही थी। विवेक, गलती? इसे तू गलती कहती है? अगर तू मुझसे कहती कि तुझे माँ की सेवा नहीं करनी तो मैं नर्स रख लेता। अगर तू कहती कि तुझे अलग घर चाहिए तो मैं वो भी सोचता। लेकिन तूने मेरी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाया। तूने मेरे विश्वास का कत्ल किया है सिमरन। तूने एक बीमार लाचार औरत को, जो तुझे अपनी बेटी मानती थी, उसे तिल तिल कर मारने की कोशिश की है। यह साजिश है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर की साजिश। विवेक ने सिमरन का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले गया। सिमरन चीख रही थी, पैर घिसट रही थी, माफ़ी मांग रही थी। लेकिन विवेक आज पति नहीं, सिर्फ एक बेटा था। दरवाजे पर पहुंचकर विवेक ने उसे बाहर धक्का दिया। सिमरन चौखट के बाहर गिर पड़ी। विवेक उंगली दिखाकर चेतावनी देते हुए, आज मेरी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। दुआ करना कि वो बच जाए, क्योंकि अगर उन्हें खरोच भी आई तो मैं तुझे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा और जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दूंगा। वो डिब्बा पुलिस के पास जाएगा और तेरी यह आज़ादी अब तुझे जेल में मिलेगी। विवेक कठोरता से, और हाँ, अब कभी मेरे या मेरी माँ के सामने अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तेरी जैसी कातिल के साथ
एक छत के नीचे रहना तो दूर, मैं तेरी परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जा मेरे घर से। विवेक ने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। बाहर सिमरन सन्न रह गई। उसकी चालाकी, उसकी प्रॉपर्टी की भूख और उसकी झूठी आज़ादी, सब कुछ उस बंद दरवाजे के बाहर ख़त्म हो चुका था। अंदर विवेक दरवाजे से पीठ लगाकर जमीन पर बैठ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। आज उसने एक कातिल को तो निकाल दिया था, लेकिन उसके दिल में जो घाव हुआ था उसे भरने में शायद पूरी जिंदगी लगने वाली थी। उस रात अस्पताल में विवेक की ज़िंदगी के सबसे लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ। सुबह 6 बजे डॉक्टर भार्गव ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक राहत। विवेक दौड़कर उनके पास गया। डॉक्टर, माँ। डॉक्टर ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा। विवेक, भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी माँ की जान बच गई। वो खतरे से बाहर है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, वो मीठा जहर अपना काम कर चुका था। उनके पैर का इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि उसे रोकना नामुमकिन था। उनकी जान बचाने के लिए हमें उनका दायां पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। विवेक दीवार के सहारे खिसक कर जमीन पर बैठ गया। वह रोया, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के साथ साथ शर्मिंदगी के भी थे। उसकी माँ जिंदा थी, लेकिन उसकी पत्नी की साजिश ने उन्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया था। 3 महीने बाद शहर की जिला अदालत खचाखच भरी थी। कटघरे में सिमरन खड़ी थी। उसके चेहरे से वो घमंड और आज़ादी की चमक गायब हो चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ डर और बदनामी की कालिख थी। विवेक के वकील ने जज के सामने वो सुनहरा डिब्बा पेश किया। वह डिब्बा अब एक प्लास्टिक बैग में सील था। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट उसके साथ थी। योर ऑनर, यह डिब्बा इस केस का सबसे बड़ा और मुख्य गवाह है। आरोपी सिमरन ने बड़ी चालाकी से इस शुगर फ्री के डिब्बे में 100% सांद्रित चीनी और सेक्रीन भर दी थी। वह जानती थी कि पीड़ित कमला देवी को गंभीर डायबिटीज है। वह जानती थी कि चीनी उनके लिए जहर है। यह कोई लापरवाही नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया हत्या का प्रयास है। वकील ने डिब्बे की तरफ इशारा किया, और इस साजिश का पर्दाफाश किसी इंसान ने नहीं, बल्कि कुदरत ने किया। उन चींटियों ने जो सिर्फ चीनी पर लगती है। अगर वो चींटियां ना होती तो शायद आज विवेक जी अपनी माँ की अस्थियां विसर्जित कर रहे होते। जज ने सबूतों और गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। सिमरन को हत्या के प्रयास और घरेलू हिंसा के जुर्म में 7 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब पुलिस सिमरन को हथकड़ी पहनाकर ले जा रही थी, उसने विवेक की तरफ देखा, लेकिन विवेक ने अपनी नज़रें फेर ली। उसके लिए सिमरन अब मर चुकी थी। उसी दिन उसके तलाक के कागजात पर भी मुहर लग गई। सिमरन के जाने के बाद घर का माहौल बदल चुका था। विवेक ने अपनी अच्छी खासी नौकरी से 6 महीने की लंबी छुट्टी ले ली थी। उसे लगा कि पिछले कुछ सालों में उसने सिमरन पर भरोसा करके जो पाप किया है, उसका प्रायश्चित सिर्फ माँ की सेवा से ही हो सकता है। सुबह का समय था। कमला देवी व्हील चेयर पर बैठी थी और विवेक उन्हें अपने हाथों से पार्क में टहला रहा था। घर आकर विवेक ने खुद अपने हाथों से माँ के लिए चाय बनाई। इस बार उसने असली शुगर फ्री गोली डाली और खुद उसे चख कर तसल्ली की। वह चाय का कप लेकर माँ के पास आया। कमला देवी ने चाय पी
और मुस्कुराई। कमला देवी बोली, बेटा चाय तो बहुत अच्छी है, पर तूने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी? मैं अब ठीक हूँ। विवेक घुटने के बल माँ की व्हील चेयर के पास बैठ गया। उसने माँ का वो कटा हुआ पैर, जहाँ अब बैंडेज बंधी थी, धीरे से सहलाया। विवेक आंसुओं के साथ बोला, माँ, मेरा अंधा भरोसा तेरे इस पैर की कीमत ले लिया। मैं अपनी गलती कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। सिमरन ने कहा था कि वो तेरी देखभाल करेगी, लेकिन उसने तुझे जहर दिया। अब जब तक मैं जिंदा हूँ, तुझे किसी और के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तेरा बेटा भी हूँ और तेरा पैर भी। कमला देवी ने विवेक के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, सुकून था। उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, लेकिन उन्हें अपना बेटा वापस मिल गया था। किचन के स्लैब पर अब सिर्फ एक ही डिब्बा रखा था, विवेक के हाथों का लाया हुआ। चींटियां अब घर में नहीं दिखती थी, क्योंकि वहाँ अब कोई मीठा झूठ नहीं, बल्कि कड़वा सच और पवित्र प्रेम था। उस दिन घर में असली खुशियों की वापसी हुई, बिना किसी मिलावट के। दोस्तों, लालच और नफरत इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपराध भी गलती लगने लगता है। लेकिन याद रखें, पाप कितना भी मीठा क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा कड़वा ही होता है। दोस्तों, आप लोग यह कहानी किस जगह से देख रहे हैं? अपने शहर या गांव के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।